तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। पॉइंट एंड क्रॉसिंग होती क्या है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। इसके जो भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम टर्न आउट की बात करेंगे, टर्न आउट क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसमें यूज होने वाले जो भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारी ट्रेन केवल स्ट्रेट तो एक पटरी में तो चलेगी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जिस हिसाब से हमारी रोड में अगर बात करें, रोड में अगर हमारी ये रोड है, ठीक है। अब ये हमारी रोड हो गई। अब इधर हमारी दिल्ली है, ये अगर हम कहें दिल्ली है, और इधर हम कहें लखनऊ है। अब इसी से अगर हम बात करें कि और भी हम डिफरेंट प्लेस पे जाना चाहते हैं, मान लिया हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी रोड से हम एक कोई कनेक्शन बनाएंगे। अब तो हमने क्या देखा कि एक रोड से ही दूसरी रोड कटी हुई है दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। तो सेम हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि अगर हम किसी एक कोई एक रूट अपना रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, मान लिया इधर हमारा प्लेस ए है और इधर हमारा प्लेस बी है, हमको सी की तरफ जाना है। तो सी की तरफ जाने के लिए हमको ये रूट अपनाना पड़ेगा। तो इस रूट में जाने के लिए हमको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब ट्रैक चेंज करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग भी इस अरेंजमेंट के डिफरेंट पार्ट होते हैं। इस पोर्शन को हम पॉइंट कहते हैं, इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट और ये हुआ हमारा क्रॉसिंग, ठीक है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं टर्न आउट, ठीक है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज अ स्पेशल अरेंजमेंट which facilitate to the train to change the track from one track to another, ठीक है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग अगर इसको हम डिफाइन करें, ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या क्या कह सकते हैं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग is a special arrangement which provide facility to change the track from one line to one line या one route to another route है, one line to another, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज। तो यूज भी हमने इसी में डिफाइन कर दिया। यूज क्या होता है कि इसका यूज करते हुए हम ट्रैक चेंज करते हैं, ठीक है। ट्रैक एक डायरेक्शन से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हमारी ट्रेन को चेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टर्नआउट की। तो टर्नआउट क्या होता है, मैंने अभी डिफाइन किया था कि टर्नआउट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ठीक है। तो टर्नआउट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, टर्नआउट
can be defined as the combination of find and crossing. ठीक है, तो टर्न आउट कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। क्लियर हुआ ये? अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द टर्न आउट या फिर कंपोनेंट ऑफ द टर्न आउट। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द टर्न आउट। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? अदरवाइज इसको मैं डिफरेंट पेन का इस्तेमाल करते हुए डाल देता हूँ। तो इसको कह सकते हैं पार्ट, सही नहीं है, पार्ट्स ऑफ द टर्न आउट। ठीक है, अब पार्ट्स की बात करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। तो ये इस फिगर में टोटल जो अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट वो क्या कहलाता है? टर्न आउट कहलाता है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इसमें यूज हुए हैं, उसको हमको पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले अगर रेड पोर्शन में हम देखें तो रेड पोर्शन में ये जो दिखा रखा है इसको क्या बोलते हैं? टंग रेल। ठीक है, टंग रेल का आपने टर्म सुना होगा, तो यही वो टंग रेल है। अगर इस फिगर में बात करें तो ये पोर्शन हमारा क्या शो कर रहा है? यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के पोर्शन को, ये है हुआ हमारा टंग रेल। ठीक है, ये हमारी हुई टंग रेल। तो टंग रेल में देखिए क्या है, एक पोर्शन थोड़ा से थिक है। थिक क्या मतलब कि रेल के जो भी प्रॉपर थिकनेस होती है, विड्थ होती है रेल की, वो है, और एक पोर्शन पतला है। तो जो पतला पोर्शन है स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टो ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं? टो ऑफ द टंग रेल। ठीक है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं हील, हील ऑफ द टंग रेल। ठीक है, क्लियर? जो थिकर पोर्शन होता है उसको हम हील बोलते हैं, और जो थिनर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टो। ठीक है, टंग रेल का। तो टंग रेल इसमें कितनी है? एक और दो, तो कह सकते हैं ए पॉइंट, टू नंबर्स, या अ पेयर ऑफ टंग रेल। ठीक है, अब पहले हम बारी बारी से इसके कंपोनेंट को मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका काम देखेंगे क्या क्या काम है उसका। ठीक है, बी में अगर बात करें तो हमने टंग रेल देख लिया, फिर इसके बाद स्टॉक रेल देखेंगे। तो स्टॉक रेल क्या होता है? जो फिक्स होता है, इसमें क्या होगा कि ये जो टंग रेल है ये तो मूव करती है, मूवेबल पार्ट होता है। अब इसमें जो फिक्स पार्ट होगा, फिक्स पार्ट और स्ट्रेट पार्ट्स जिसमें कोई भी ज्वाइंट या कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉक रेल। ठीक है, स्टॉक रेल। अब इसमें कौन सा पार्ट फिक्स हो सकता है? एक तो ये पार्ट हमारा फिक्स है, ये रेल हमारी फिक्स है, इसमें कहीं भी ज्वाइंट हम नहीं देते हैं इस पोर्शन में। ठीक है, वैसे रेल ज्वाइंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्या, जब हम स्टार्टिंग के जो लेक्चर हैं उसमें हमने रेल ज्वाइंट के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो रेल में तो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस पार्ट में हम कोई भी ज्वाइंट नहीं देते हैं स्टॉक रेल में। ठीक है, तो स्टॉक रेल आप देख सकते हैं कौन सा पोर्शन हुआ, एक तो ये हुआ, और दूसरी स्टॉक रेल हमारी ये है। यहाँ भी कोई ज्वाइंट हमारा इस पोर्शन में नहीं होता है। ठीक,
तो अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल। फिर उसके बाद चेक रेल की बात करें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की, इसको बोलते हैं चेक रेल। अ पेयर ऑफ चेक रेल, ठीक। दो चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, एक इधर और एक, ठीक है, दिख रहा है, एक ये, ठीक। तो दो चेक रेल हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विच की। तो स्विच तो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो टंग रेल और स्टॉक रेल का जो कॉम्बिनेशन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसको तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, इसको देख लेते हैं, स्ट्रेचर बार, ठीक है, स्ट्रेचर बार, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विंग रेल की। तो विंग रेल कितनी है, एक और दो, अ पेयर ऑफ विंग रेल, अ पेयर ऑफ विंग रेल, ठीक। और क्या हो सकता है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉसिंग, ये हमारी है क्रॉसिंग। तो वी शेप आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक। तो ये हमारे कंपोनेंट हैं जो कि हमारे टर्नआउट में यूज होते हैं। अब वन बाय वन हम इसका कार्यप्रणाली भी देख लेते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए पहले तो हम इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका जो जो भी प्रैक्टिकल फिगर हमने यहाँ पे डाल रखा है, इससे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन से, ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन से मूव कर रही है, तो अगर कुछ भी अरेंजमेंट ना होता तो ये ट्रेन क्या होती, स्ट्रेट पोर्शन में निकल जाती, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमने एक टर्न आउट प्रोवाइड कर रखा है, जिससे ये मेन लाइन से ब्रांच लाइन में हमको ट्रेन लेके जाना है। अब ब्रांच लाइन में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेन रोल स्टार्ट होता है इस वाले पोर्शन से, ठीक है, इस पोर्शन से आगे का पोर्शन है ये टंग रेल का। अब हम क्या करते हैं कि टंग रेल को, दोनों टंग रेल को एक रॉड से जोड़ते हैं, दोनों टंग रेल को एक रॉड से जोड़ते हैं, क्योंकि टंग रेल, दोनों टंग रेल पैरेलली, मतलब कि साथ साथ, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगी तो दोनों साथ में करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे। कैसे, देखिए, उसका एक पर्पस भी होता है, दोनों साथ नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। अब अगर हमको मेन ट्रैक से ब्रांच लाइन में हमको ट्रेन को लेके जाना है, तो हम क्या किए, अपने स्विच को इस तरह से अरेंज किया कि ये टंग रेल इस वाले स्टॉक रेल के साथ टच में आ जाए। तो टच में आएगा तो ये जो पहिया यहाँ से था रेल का, ये पहिया अभी क्या होगा, आएगा और इसके टंग रेल के ऊपर चढ़ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अभी टंग रेल के ऊपर चढ़ गया, अब ये पथ चेंज हो गया, ठीक है, ये पथ इधर से चेंज हो गया। समझ में आया कि जैसे ये टच हुआ, अभी क्या है कि इस वाले रूट को नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये टच में आ गया। अब इसको समझते हैं इस फिगर से। इसमें हमने क्या किया कि अगर ट्रेन को इधर मूव कराना है तो हमने क्या किया, स्विच को इधर हमने शिफ्ट किया, तो ये टंग रेल इस स्टॉक रेल के टच में आ गई, जिससे अभी अगर यहाँ पे कोई पहिया रहेगा, ये कोई अगर ट्रेन का पहिया यहाँ पे रहेगा तो क्या करेगा,
यहाँ चढ़ जाएगा, फिर पोजीशन कुछ ये आ जाएगी, फिर पोजीशन कुछ ये आ जाएगी, फिर नेक्स्ट पोजीशन की अगर बात करें तो कुछ ये आ जाएगी, फिर ऐसे करके हमारी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर लेगा। ठीक है, अब अगर हमको ट्रेन ब्रांच लाइन में ना लेके जाना होता है तब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस हिसाब से सेट करते हैं, इस पॉइंट को हम इस हिसाब से सेट करते हैं कि यहाँ पे गैप होना चाहिए था और ये वाला पोर्शन इसके टच में आता है, तो हम इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस स्टॉक रेल के टच में आ जाएगा। तब क्या होगा कि ट्रेन आएगी और यहाँ पे विदाउट टंग रेल पे चढ़े हुए स्ट्रेट निकल जाएंगे और इससे ऐसे 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 ये हमारे स्ट्रेट पोर्शन पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, और टंग रेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये भी आपने देखा कि जो भी हम ट्रेन का ट्रैक चेंज कर रहे हैं उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल पोर्शन कौन सा है यहाँ पे, टंग रेल। अब अदर पोर्शन जो भी हैं इसके वो सपोर्टिव पोर्शन है कि इस फंक्शन को विदाउट एनी एक्सीडेंट परफॉर्म किया जा सके, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इसमें अटैच है। अब जैसे चेक रेल की बात करें तो चेक रेल क्या करता है काम, बस केवल पहिए के अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कि पहिया डिरेल ना हो पाए, लेकिन मेन पोर्शन जो ट्रैक को चेंज करने में काम दे रहा था वो कहेगा था यहाँ पे टंग रेल का। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में ये भी हमने देखा कि जो स्ट्रेचर प्लेट होती है, स्ट्रेचर प्लेट या स्ट्रेचर बार बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इस पोर्शन को दोनों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, दोनों को, इस दोनों पोर्शनों को जोड़ के रखने का काम स्ट्रेचर बार का काम होता है। तभी ये अगर इस वाले डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो दोनों जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो दोनों जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और इस तरह से हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर बात करें क्रॉसिंग की, तो क्रॉसिंग क्या होता है कि इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग जब भी एक रोड से दूसरी रोड क्रॉस करती है, एक रोड को दूसरी रोड क्रॉस करती है, तो ये जो पॉइंट क्रिएट होता है सेंटर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग को भी इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि हमारी ट्रेन की जो पहिया है जिस ट्रैक में भी लेके जाना है इजिली उसको फॉलो अप कर सके, उसी रूट में जाए, अदरवाइज क्या होगा, ट्रेन डिरेल हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पे अपनी पहिया को चढ़ा दिया, ठीक है, तो कुछ पोजीशन हमारी ट्रेन की पहिया की ये हो जाएगी, फिर उसके बाद ये हो जाएगी। अब क्या होगा, ट्रेन की पहिया आएगी और ऐसे गुजर जाएगी। क्लियर, ऐसे गुजर जाएगी। अब इस पोर्शन में आके यहाँ पे अगर कहें हम, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन में आके क्या होगा कि ट्रेन की पहिया जब भी आएगी कुछ ऐसी पोजीशन में आती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे पोजीशन में आती है, मतलब चेक रेल का यूज यहाँ पे आ जाता है। अब क्या कर रहा है कि ये पहिया यहाँ पे ऐसे ना जाए, इसी डायरेक्शन में रहे, तो इसके लिए क्या होगा कि जो इस वाले रेल के ऊपर जो पहिया है उसको होल्ड करने की जरूरत है। उसको होल्ड किससे करते हैं हम, चेक रेल से। ठीक है, तो चेक रेल क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारी ये पहिया तो फिक्स हो जाए, जिसकी वजह से दूसरी पहिया को कोई चांस ना बने कि वो सीधी जा सके या फिर यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ सके। ऐसे ये केस ना जनरेट होने के लिए ही हम चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चेक रेल का रोल आपने देख लिया क्या होता है, क्रॉसिंग का रोल आपने देख लिया क्या होता है। ठीक है, पॉइंट्स का रोल क्या होता है। ओके, फिर पॉइंट में जो टंग रेल होती है, टंग रेल का क्या रोल होता है, टंग रेल कैसे मूव करती है तो हमारी ट्रेन गुजरती है, अगर जिस ट्रैक पे हमको ले के जाना होता है उस ट्रैक पे जाती है। तो अगर चेक रेल, सॉरी, हमारी टंग रेल प्रॉपर वे में काम करेगी तो हमारे जिस रूट पे हमको ट्रेन को लेके जाना है वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। अब इसी में टंग रेल के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, तो टंग रेल का जो इनिशियल पोर्शन और जो पतला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं।
और जहाँ पे ये पूरी थिकनेस अचीव कर लेता है उसको हम हील बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम टो बोलते हैं, इस पोर्शन को हम टो बोलते हैं और इस पोर्शन को हील बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। फिर हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टर्नआउट की। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस किया वो वर्किंग प्रिंसिपल ही था कि ट्रेन किस हिसाब से अपना ट्रैक चेंज करती है, वही उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और भी क्या है इसके रोल क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर इसका हेडिंग डालें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्नआउट। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, काम तो हमारा यही है कि ट्रैक को चेंज करना। अब इसमें एक पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली बात है कि एक टर्नआउट एक डायरेक्शन में ही इंश्योर करेगा, एक टर्नआउट एक डायरेक्शन में ही इंश्योर करेगा ट्रैक के चेंज होने के लिए। ठीक है, समझ में आया ये बात? नहीं समझ में आया, समझाते हैं कैसे। हम कह रहे हैं कि एक टर्नआउट जो होता है वो इंश्योर करता है केवल एक डायरेक्शन में ही चेंज के लिए। ठीक है, कि हमारी इस ट्रेन जब अगर आएगी तो या तो सीधा जा सकती है और या तो फिर इस रोड पे जा सकती है। ओके, ये नहीं कि और किसी डायरेक्शन में इधर अगर हमारा कुछ है तो उसके लिए अलग अलग से अरेंजमेंट हमको देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कहता है, वन टर्न आउट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ टर्निंग द व्हीकल फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। बोथ द डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इधर से ही आने वाली ट्रेन, इस डायरेक्शन से ही आने वाली ट्रेन केवल चेंज कर पाएगी, ना कि इस डायरेक्शन से। ठीक है, इस डायरेक्शन से ट्रेन आएगी तो क्या करेगी, वो सीधा जा सकती है बस। ओके, तो वन टर्न आउट प्रोवाइड फैसिलिटी टू चेंज ट्रैक फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो एक टर्नआउट क्या, एक ही डायरेक्शन से ट्रैक को चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या है, फिर उसके बाद टर्नआउट जो भी काम करता है वो किसके हेल्प से काम करता है, पॉइंट और क्रॉसिंग के हेल्प से काम करता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो टर्नआउट वर्क्स with the combination of turnout works with the combination of point and crossing, points and crossing। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट कंसिस्ट ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल। ठीक है, तो पॉइंट कैसे बना होता है, ये वाला पोर्शन बना होता है एक स्टॉक रेल और एक टंग रेल से। ठीक है, तो पॉइंट कंसिस्ट ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल। फिर उसके बाद अगर हम टंग रेल की बात करें तो टंग रेल हैव थिनर है, थिनर पोर्शन कॉल्ड एज टो।
of the tongue. Tongue rail, huh? Tongue rail have a thinner portion called as the toe of the tongue rail, and it is a movable part. ठीक है, ये क्या होता है? मूवेबल पार्ट होता है। फिर इसके बाद a fixed part of full width, ठीक है, a fixed part of full width tongue rail called as heel of the tongue rail। समझ में आया? जो ये पार्ट जो फिक्स है यहाँ पे, देखिए ये पार्ट फिक्स है, इधर ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा? हील ऑफ द टंग रेल। ओके, अब थोड़ा सा ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि अगर ये पोर्शन स्टॉक रेल के साथ टच में है, तो इफ टो ऑफ द टंग रेल, इफ टो ऑफ द टंग रेल, ठीक है, इफ द टो ऑफ द टंग रेल ऑफ आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन कह सकते हैं, आउटर रेल ऑफ ब्रांच लाइन या आउटर रेल ऑफ कर्व, टो ऑफ द टंग रेल ऑफ आउटर रेल या आउटर रेल ऑफ कर्व touches the stock rail, then train will change the path in curved portion, ठीक है, portion, otherwise it will go in straight ट्रैक, ठीक है, समझ में आया? अगर ये पोर्शन या इसमें बात करें कि ये कर्व के जो आउटर रेल के साथ जो अटैच टंग रेल है, वो अगर क्या करेगा, स्टॉक रेल को टच में रहेगा, तो उस केस में क्या होगी कि हमारी जो ट्रेन का पाथ होगा वो कर्व्ड ट्रैक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें स्पेस होगा तो क्या होगा कि ये वाला टच में होगा और हमारी ट्रेन स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल आई होप समझ में आया होगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट इसमें मेंशन करने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो टंग रेल होता है, टंग रेल have height is have height more than या कहें 6 mm more than the stock rail। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो इसकी जो हाइट होती है इस स्टॉक रेल से के कंपैरिजन में 6 mm ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होती है
ज़्यादा किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि जब भी ये टच में आएगा तो उसके बाद जब पहिया इस पे एक बार इस टंग रेल को फॉलो कर लिया, टंग रेल को फॉलो कर लिया, तो उसका संपर्क स्टॉक रेल से, स्ट्रेट स्ट्रेट पोर्शन वाले स्टॉक रेल से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इससे एक चीज और निकल के आती है कि अगर हम वियर और टीयर इसका अलाउ करें, अगर इसको इसका जो वियर टीयर अलाउ करेंगे कितना, अप टू 6 mm, सो वी कैन allow wear and tear of tongue rail up to 6 mm। ठीक है, क्लियर कि अगर जो भी हमने टंग रेल की हाइट है वो स्टॉक रेल से 6 mm ज़्यादा रखी है, अगर उसको उसका वीआर और टीआर अलाउ भी करेंगे तो कितना 6 mm तक करेंगे कि कम से कम आके वो स्टॉक रेल के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर उस केस में क्या करेंगे, हम अपनी टंग रेल को चेंज कर देंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारे टर्नआउट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो हम बात करेंगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्विच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्विच, तो स्विच के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टंग रेल के बारे में। ठीक है, टंग रेल कई बार हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, अब इसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर देते हैं। टंग रेल क्या होती है, टंग रेल टेपर्ड in one direction and full flange width at another direction, another end। इसको हम डायरेक्शन करके एंड कह सकते हैं कि टंग रेल टेपर्ड इन वन एंड एंड फुल फ्लैंज विड्थ एट अनदर एंड, इसको हम कहते हैं कॉलेज हील ऑफ द, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं हील, इसको हम कह सकते हैं हील, और इस पोर्शन को टेपर्ड जो होता है वन एंड, इसको हम कह सकते हैं टो। ठीक है, इस पोर्शन को हम टो बोलेंगे और इस पोर्शन को हम बोलेंगे हील। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक रेल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक रेल की। एक स्टॉक रेल क्या होता है, स्टॉक रेल हम डिफाइन कर सकते हैं टंग रेल के रेफरेंस में। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट, द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट अलाइनमेंट against which the tongue rail fits is called as स्टॉक रेल। ठीक है, स्टॉक रेल आप समझ में आया कि टंग रेल इसी के अगेंस्ट में फिट रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, फिगर में तो समझ में आता है ना, फिगर में कहाँ पे है, ये हमारा पोर्शन डिपेंड करता है स्टॉक रेल।
इधर ये स्टॉक रेल है और इधर ये स्टॉक रेल है। इसी के रेफरेंस में ये टंग रेल फिक्स है और इस वाले स्टॉक रेल के रेफरेंस में ये टंग रेल फिक्स है। ठीक है, स्टॉक रेल हो गया। नेक्स्ट हम विंग रेल के बारे में जानेंगे। विंग रेल है, विंग रेल का क्या काम रहता है? हमारी जो ट्रेन की पहिया होती है उसको चैनलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो विंग रेल हेल्प इन चैनलाइजिंग द व्हील। विंग रेल helps in channelizing the wheel in their proper route. Channelizing the wheel in their proper route. ठीक है, रूट्स। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्ड रेल के बारे में। क्या? गार्ड रेल। अब गार्ड रेल नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा है, गार्ड करता है। गार्ड मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब भी अगर हमारी गार्ड रेल हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे ब्रिज पे। ठीक है, तो ब्रिज पे क्या सीन जनरेट हो सकता है कि अगर हमारी डिरेलमेंट हुई ट्रेन, तो उस केस में डैमेज कम से कम हो है, और ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन कहीं ब्रिज से नीचे गिर जाए। इन सारी चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं अगर हमारे पास इमेज है तो हम इमेज शो करने की कोशिश करते हैं। गार्ड रेल, ठीक है, में ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनर पोर्शन है, ये जो इनर रेल है, ये क्या है, गार्ड रेल है। नॉर्मली अगर हम ब्रिजेस पे प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम गार्ड रेल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं गार्ड रेल्स आर एक्स्ट्रा रेल्स। दीज आर एक्स्ट्रा रेल्स provided over bridge, provided over bridges to prevent damage and and danger in case of derailment। ठीक है, in case of derailment। मेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये गार्ड रेल के बारे में देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस के बारे में। हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस के बारे में। हील क्लियरेंस, ठीक है, तो हमने ऊपर फिगर बनाया था, उसको लेके आते हैं। ऐसे ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि
जो हमारी टंग रेल होती है, ठीक है, टंग रेल, वो भी इमेज ले आए तो बेटर रहेगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पहले हम इस पॉइंट पे अगर हम रनिंग फेस कौन सा, एक तो ये हो गया जो कि स्टॉक रेल का, और ये हो गया टंग रेल का। तो रनिंग फेस के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, दिस डिस्टेंस, तो उसको हम बोलेंगे क्या, हिल डाइवर्जेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस of stalk rail and tongue rail is called as heel divergence, heel divergence। क्लियर है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हील डाइवर्जेंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैंज वे क्लियरेंस की, यही तो है, एक हमने देख लिया हील डाइवर्जेंस, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैंज वे क्लियरेंस की, ठीक है। तो फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या होता है, adjacent face of the adjacent face of the tongue rail and stalk rail, adjacent face of the tongue rail, distance between adjacent face of tongue rail and stalk rail is called as flange way clearance, ठीक है। एडजेसेंट फेस का मतलब कि अगर हम इसको नेक्स्ट इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस, ओके। अब हील डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो उसकी कुछ रीडिंग्स होती हैं, वो हम देख लेते हैं कि हील डाइवर्जेंस की रीडिंग डिफरेंट गेज के लिए कितनी होती है। तो हील डाइवर्जेंस अगर ब्रॉड गेज के केस में बात करें, बीजी के केस में बात करें, तो ये कितना होता है, 13.3 टू 13.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया ब्रॉड गेज केस में। मीटर गेज के अगर केस में बात करते हैं तो 12.1 सेंटीमीटर टू 11.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर नैरो गेज के केस में बात करें तो हील डाइवर्जेंस की वैल्यू कितना, 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती हैं, इनको हमें याद करना ही रहेगा अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद करनी रहेगी। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने फ्लैंज वे क्लियरेंस देख लिया, अब फ्लैंज वे क्लियरेंस की वैल्यू होती है वो भी देख लेते हैं। फॉर 1 in
8.5 क्रॉसिंग। इन केस ऑफ 1 in 8.5 क्रॉसिंग के केस में क्या होगा, कितनी लेते हैं, 6.30 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम 1 in 12 के बारे में बात करें, 1 in 12, अच्छा ये जो 1 in 12 या 1 in 8.5 है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी क्या है। एक्चुअली ये क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 in n में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉसिंग के नंबर को। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे उसको अभी। तो 1 in 12 क्रॉसिंग के केस में क्या होती है, ये वैल्यू जो फ्लैंजर क्लियरेंस की वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा सा करेक्शन है, 6.30 नहीं है, ये 6.60 है सेंटीमीटर, और ये 6.30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम बात करें फ्लैंजवे डेप्थ के बारे में, फ्लैंजवे डेप्थ के बारे में। तो फ्लैंजवे डेप्थ क्या होता है, ये कि अपर पोर्शन या डिस्टेंस बिटवीन upper portion of the flange of the stock rail to upper portion of the heel block। ठीक है, इसको हम heel block बोलते हैं। तो heel block के अपर पोर्शन से फ्लैंज के अपर पोर्शन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फ्लैंजवे डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लैंजवे डेप्थ इसको मेंशन निकाल लेते हैं, फ्लैंज वे डेप्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज या अपर पोर्शन ऑफ द upper portion of the flange of stock rail to the upper portion of heel block, heel block is called as flangeway depth। डेप्थ, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन अपर पोर्शन ऑफ द फ्लैंजवे ऑफ स्टॉक रेल टू द अपर पोर्शन ऑफ द हील ब्लॉक इज कॉल्ड एज अ फ्लैंजवे डेप्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रो ऑफ द स्विच की, क्या, थ्रो ऑफ द स्विच। क्या होती है थ्रो ऑफ द स्विच, थ्रो ऑफ द स्विच नाम से ही थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है कि थ्रो मतलब कि स्विच कितना फेंकता है। अब फेंक किसको सकता है, मूवेबल पार्ट कौन सा होता है, टो ऑफ द टंग रेल। ठीक है, तो अगर हम कहें, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, थ्रो ऑफ द स्विच, थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, थ्रो ऑफ स्विच के बारे में जब कहेंगे तो उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं हम। मान लिया ये हमारा क्या है, स्टॉक रेल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी हुई टंग रेल। ठीक है, इस केस में तो क्या है, ये अटैच है, लेकिन अगर हम कहें कि ये अभी ओपन कंडीशन में,
ओपन कंडीशन मतलब कि इसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा हो गया ओपन कंडीशन, ठीक है। इनिशियल वाला क्या था कि वो क्लोज कंडीशन थे। अब ये जो डिस्टेंस होती है कि ओपन कंडीशन में हमारे स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच the maximum distance by which the toe of the tongue rail moves side way is called as throw of switch, ठीक है। थ्रो ऑफ स्विच समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि जो दो टंग रेल होती हैं वो एक बार के थ्रू अटैच होती है। अब बार के थ्रू अटैच होती है तो जो भी इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है अपने स्टॉक रेल से, जितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम बाहर जा सकती है, तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है इन इंडिया फॉर ब्रॉड गेज कितना 9.5 सेंटीमीटर, और फॉर मीटर गेज एंड नैरो गेज ये वैल्यू 8.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ द ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज और नैरो गेज के केस में 8.9 सेंटीमीटर।